हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेकर में। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल से एक बुक में से करा रही हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। ऐतिहासिक स्रोत में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें। तो शुरू से देखते हैं इनकी इतिहास की परिभाषा देखते हैं हम किसे कहते हैं। देखो पहले इसमें किसी व्यक्ति, समाज तथा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या है दोस्तों? किसी व्यक्ति, समाज, देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। मतलब अगर समाज में, सांस्कृतिक, राजनीतिक में, आर्थिक में जो परिवर्तन आते हैं उसमें इसको भी क्या बोलते हैं? इतिहास में ही शामिल किया जाता है। फिर हमारे पुरातात्विक स्रोत को किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत क्या आता है? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि को शामिल किया जाता है। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला क्या होता है? टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। यानी जो पहले कोई रहता था उनके बारे में कुछ बस्तियां, मतलब जो रहते थे उनके बारे में जो भी कुछ खोज होती है, पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उससे प्राप्त अवशेषों को हम टीला, विद्यमान होते हैं उनको हम टीला कहते हैं। टीला किसे कहते हैं? जो उभरा हुआ भाग है उसको हम, उसके नीचे जो होता है उसको तो अवशेष प्राप्त होते हैं, उसके नीचे के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। फिर है प्राचीन टीलों एवं स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान क्या कहते हैं? इसको आर्कियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। फिर हमारा आगे पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। कितने ईसा पूर्व? 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृत भांड उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे। मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन उपयोग करते थे। भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे, किस प्रकार के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। फिर दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा उसके ऊपर एक एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को क्या कहते थे? महापाषाण। क्या कहते थे? महापाषाण मेगालिथ कहते थे। फिर है किसी प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। क्या है? किसी वस्तु के बारे में जानकारी करनी है तो C14 के, इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए C14 क्या होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 C14 जिसको बोलते हैं, कार्बन को रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में भी था।
फिर क्या है, पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। किससे? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। फिर है आगे हमारा सिक्के। सिक्के क्या होते हैं? सिक्के में मुद्रा साक्ष्य, इसका कई बार क्वेश्चन छोटे उसमें आता है। न्यूमेस्टिक, सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं। फिर सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र हिंदी में और न्यूमेस्टिक कहते हैं। फिर मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुद्राएं धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। किसको? प्राचीन काल में अधिकांश मुद्राएं धातुओं को बनाया जाता। जिन सिक्कों पर क्या नहीं होता था? मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता, कुछ भी लिखा नहीं होता था, उनको क्या कहते थे? आहत सिक्के या पंचमार्क कहते थे। फिर है सिक्के में लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? यूनानी शासकों ने। किसने की थी? यूनानी शासकों ने। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन, मजदूरी आदि के भुगतान में होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। किसके मिले? मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित है। फिर है गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने? कुषाण शासकों ने प्रचलित किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए और जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने किए थे? कुषाण शासकों ने। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। फिर आगे आता है दोस्तों अभिलेख। मैं आपको पूरी डिटेल में इसको बता रही हूँ, ये एक एक उसमें क्वेश्चन आते हैं लाइन में वैसे। फिर मैं आपको ये आगे देखते हैं हम। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? अभिलेख सिक्कों से अधिक महत्वपूर्ण है। इससे अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। ये एक एक लाइन में क्वेश्चन आते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से? मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। किसके? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य नामक देवताओं के नाम मिलते हैं। फिर है अभिलेख। प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी कहते हैं। क्या है? अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के है। अभिलेख में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी है। कब से मिलने लगी है? 2री सदी से। तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। कौन सी सदी में? 4वीं-5वीं सदी में। फिर आगे प्राचीन स्रोत, इनको हम देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या मिला है। प्राचीन स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले साहित्यक स्रोत, सबसे पहले आता है हमारा साहित्यक स्रोत। फिर हमारा विदेशी यात्रा विवरण। फिर बताया गया है किसके बारे में? पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं साहित्यक साक्ष्य में। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। कौन से होते हैं? धार्मिक साहित्य, फिर लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में फिर आगे धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण साहित्य, फिर ब्राह्मणोत्तर साहित्य। फिर ब्राह्मण साहित्य में आगे इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? वेद, ज्ञान, उपनिषद, फिर समीप, उपनिषद का मतलब समीप बैठना, फिर आरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। फिर आगे इसको ब्राह्मणोत्तर साहित्य को बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में बांटा गया। फिर हमारा लौकिक साहित्य को हम ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य ग्रंथ इसमें बांट दिया गया। फिर आगे हमारा विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण को 3 भागों में बांटा गया। यूनानी रोमन लेखन,
यूनानी रोमन लेखन, चीनी लेखन, फिर अरबी लेखन। यूनानी रोमन लेखन को आगे चलकर कई भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले है टेसियस, ईरान को बोलते थे। किसको? टेसियस। फिर हेरोडोटस, टेसियस का ईरान का था। फिर हेरोडोटस, इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। फिर है सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, निरियाकस, आने सिक्रेट्स, एम अरिस्टोबुल्स। फिर है मैगस्थनीज आया, इंडिका लिखी थी जिसने। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य, किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। फिर है डाइमेकस आए, डाइमेकस कब आया? बिंदुसार के समय में। फिर है डायनेसियस, फिर अशोक के समय में। फिर है टोलमी, टोलमी की क्या है? ज्योग्राफी लिखी है टोलमी ने। फिर है पिलनी, पिलनी ने नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? पिलनी है। फिर इनको आगे पिलनी है। फिर हमारा आता आगे अरबी लेखक। अरबी लेखकों को आगे चलकर 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी थे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। फिर हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो